गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो इस लेसन में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे प्रकाश के अपवर्तन को, लाइट जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजरती है तो हम देखते हैं वो सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है। अगर वो समतल है आपके पास कोई पारदर्शी माध्यम, अगर प्रकाश की किरण किसी वक्रित माध्यम से अगर हम कहें, या प्रकाश की किरण जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो यहाँ पे दो शब्द आपके आएंगे। एक आएगा रेयर मीडियम, जिसको हम कहते हैं विरल माध्यम, और दूसरा आपके पास आएगा डेंसर मीडियम, जिसको कहते हैं हम सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो दैनिक जीवन में हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे आप देखते हो सबसे पहले कि कोई बर्तन है, जैसे बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो आपका जो बाल्टी का तला होगा वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो किसकी वजह से होता है? वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखते हो कि जब किसी आपके गिलास, कांच का कोई गिलास है, उसमें पानी है और उसमें पेंसिल को डिप किया गया है, पेंसिल को डिपोया गया है, तो वो जो पेंसिल आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये जो पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, भी किस वजह से दिखाई देती है? आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। इसी तरह से आपकी एक्टिविटी भी होती है कि अगर आप एक बर्तन लेते हैं, कोई भी बाल्टी या कोई दूसरा खुला बर्तन, उसमें पानी भर लेते हैं, उस बाल्टी में आप क्या करेंगे? 5 रुपए का सिक्का डाल देंगे। तो आपने क्या करना है? फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में 5 रुपए का सिक्का उठाने का प्रयत्न करना है। तो जब भी आप प्रयत्न करोगे, पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में आप 5 रुपए का सिक्का नहीं उठा पाते, उसका रीजन क्या होता है कि जो उसका तला होता है, या जो आप कह सकते हो जो सिक्का है, वो उसकी इमेज वहां पे जो आपको दिखाई दे रही है, वो आभासी वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है, एक्चुअल इमेज नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि अगर एक्चुअल इमेज होती तो जैसे ही आप पहला अटेम्प्ट करते हो तो आप 5 रुपए का सिक्का उठा लेते, वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, एक्चुअल में वो 5 रुपए का सिक्का नीचे है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल अभी हमने पढ़े, इसी तरह से एक एग्जाम्पल आप और पढ़ते हो। जैसे कई बार आपने अभी गर्मियां आ रही हैं, देखा होगा कि कई जगह पे जैसे ये नींबू रखे होते हैं, कांच के किसी बर्तन में, गिलास में पानी डाला होता है, उसमें नींबू को रख देते हैं, तो आपको जो नींबू का आकार है बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो वो भी किस वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो जब भी कोई प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन से विरल में, या विरल से सघन में जाएगी, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, जब भी प्रकाश की किरण जाती है, उस समय पे वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम यही कहते हैं कि व्हेन एवर रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम या डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स, तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि कांच की जो आयताकार पट्टिका होती है, कांच की जो आयताकार स्लैब होती है, उसमें से किस तरह रिफ्रैक्शन होता है? तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ
रेक्टेंगुलर स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। तो ये आपका कांच की आयताकार पट्टिका, हिंदी में इसको कहते हैं कांच की आयताकार पट्टिका या कांच की आयताकार स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। कांच की आयताकार पट्टिका या कांच की आयताकार स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये स्लैब क्या होती है, रेक्टेंगुलर इन शेप होती है। तो हम यहां पे बनाएंगे रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इसमें से हम क्या देखेंगे, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो मीडियम होगा, पहला जो मीडियम होगा वो क्या है आपका वायु, जिसे हम कहते हैं एयर। पहला मीडियम आपका एयर। दूसरा जो मीडियम होगा वो क्या होगा आपका कांच, जिसे हम कहते हैं ग्लास। और फिर थर्ड पोजीशन जो आपकी होगी फिर से क्या होगी, वायु होगी। और जो क्या होगा आपका एयर। तो आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। वहां से आपको पता चलेगा कि जो एयर है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर हम बताते हैं कि कौन सा विरल माध्यम है, कौन सा सघन माध्यम है। तो कांच डेंसर मीडियम है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। और जो एयर है ये विरल माध्यम कहेंगे हम इसको क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.003 और जो ग्लास है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.3। तो आप देख रहे हैं यहां पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांच का जो अपवर्तनांक है वो ज्यादा है किससे, वायु के अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक के आधार पर हमें पता चलता है कि जो ग्लास है वो डेंसर है, वो आपका सघन माध्यम है। और जो आपका एयर है ये आपका रेयर मीडियम है, जो आपका क्या है विरल माध्यम है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब वो सीधी रेखा में गमन नहीं करती, वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या वो अभिलंब से परे हट जाती है। तो ये भी हम एक रूल्स बताएंगे, वो रूल आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है कि यहां पे एक प्रकाश की किरण है, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे हमने इसको नाम दिया ए बी, कह सकते हो आप इसको। अब ये जो प्रकाश की किरण है, अगर हम यहां पे देखें कि ये जो प्रकाश की किरण है इसका जो पथ था, इसको अगर हम बनाएं तो इसका पथ ये था। यहां पे क्या है, अभिलंब है, यहां पे हम अभिलंब गिराएंगे। इस अभिलंब को हम कह देते हैं परपेंडिकुलर को एन एन डैश। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैं इसको तिरछा बनाता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहां पे अगर आप देखें ये है प्रकाश की किरण, ये वही फिर से नाम ए बी हमने नाम लिया इस पॉइंट पे। और यहां पे हमने परपेंडिकुलर गिराया, वो परपेंडिकुलर क्या था, एन एन डैश। और ये प्रकाश की किरण इस स्लैब में से ऐसे जानी चाहिए, ए टू ए डैश हम इसको कह सकते हैं। अब जैसे ही यहां पे ये लंब गिराया तो यहां पे मीडियम क्या था आपके पास, एयर था, वायु था। और यहां पे क्या था, ग्लास था। तो हमने देखा ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। तो प्रकाश की किरण आ रही है जिसको आपतित किरण कह रहे हैं। ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पे टकराती है, बी बिंदु पे टकराती है। टकराने के बाद ये सीधे नहीं गुजरती, तो जब ये एक माध्यम से वायु से किस में जाती है, कांच में जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो हम रूल पढ़ेंगे कि जब भी प्रकाश की किरण रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो यहां पे क्या होगा, इसने सीधा जाना था तो ये क्या होगी, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी किसकी तरफ,
परपेंडिकुलर की तरफ। इधर जाना था इसने और ये बेंड हो गई टुवर्ड परपेंडिकुलर। अब यहां पे हमने कोई फिर से अभिलंब गिराया, यहां पे ये हमने नाम दिया mm' और यहां से आप देखोगे कि जब इसमें से गुजरती है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी लंब से दूर हट जाएगी। यहां पे अब दो चीजें समझनी है। पहली क्या, जब ये आपकी प्रकाश की किरण आ रही थी ए बी, तो ये एयर टू ग्लास, वायु से कहां जा रही थी, कांच में जा रही थी। तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही थी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इस वजह से इसने इस पथ से जाना था, लेकिन ये क्या है, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। तो ये पहला स्टेप है जिसमें रेयर टू कहां गई, वो डेंसर यानी एयर टू ग्लास गई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, तो वो लंब की तरफ मुड़ जाती है। अब क्या है, अब ये जो प्रकाश की किरण है ये फिर से आपतित किरण का काम करेगी। अब ये कहां से आ रही है, कांच से आ रही है, किधर जा रही है, वायु में जा रही है। तो जब ये कांच से वायु में जाएगी, अब उल्टा हो गया, पहले विरल से सघन में जा रही थी, अब सघन से क्या होगी, विरल में जाएगी। तो जब भी सघन से विरल में जाएगी उल्टा हो जाएगा, पहले लंब की तरफ मुड़ी थी, अब क्या हो गया, लंब से दूर हट जाती है। पहले टुवर्ड द नॉर्मल या टुवर्ड द परपेंडिकुलर ये आपकी उसकी अभिलंब की तरफ मुड़ जाती थी, अब क्या कहेंगे हम, अवे द नॉर्मल। तो ये आपका जो mm' परपेंडिकुलर है इससे क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो यहां पे अब अगर आप देखते हो कि जब ये हट जाती है, ये इसके क्या है, पैरेलल हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो ये इन दोनों में आप देख सकते हो, ये जाना इस रास्ते से था और गई ये इस रास्ते से। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। तो आप यहां देख रहे हो कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में गई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, तो ये जो कांच की जो आयताकार पट्टी का जो रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसमें ये वायु से जैसे ही कांच में गई तो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने की वजह से ये जो प्रकाश की किरण है टुवर्ड द नॉर्मल अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये पहला केस है। तो हमने यहां पे बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। अब हम यहां पे क्या बनाएंगे, सेम इसी तरह से कि ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। तो ये पहला आपका आपाती कोण कह सकते हैं आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। अब ये जो प्रकाश की किरण है जो कांच में, ये अब आपकी क्या है कि इंसिडेंट रेट का काम कर रही है, आपाती किरण का काम कर रही है। प्रकाश की किरण कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, हमें प्रतीत हो रही है कि कांच से आ रही है। तो जैसे ही कांच से वायु में जाएगी, आप देख सकते हो एयर टू ग्लास आई, पहले ग्लास टू क्या जाएगी, एयर जाएगी। तो पहले ये रेयर टू डेंसर गई, पहला केस रेयर टू डेंसर गई, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल लंब की तरफ मुड़ गई। अब क्या होगी, डेंसर टू कहां जाएगी, रेयर में जाएगी, तो अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हट जाएगी, परपेंडिकुलर से दूर हट जाएगी। इस वजह से ये पहले लंब की तरफ मुड़ गई थी, अब ये लंब से आप देख सकते हो ये जो लंब है इससे क्या हो गई, दूर हट गई। और जब ये दूर हट जाती है, पहले ये जो किरण थी आपकी ये इंसिडेंट रे थी, बाद में जो ये आपकी आई ये क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे थी। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इंसिडेंट रे का काम कर रही है और ये फिर से अब ये जो रे है इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे, जिसको हम निर्गत किरण भी कहते हैं। तो ये जो निर्गत किरण है, अगर हम पहले किरण का पाथ बनाएं डॉटेड लाइन से, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप देखते हो कि ये इतना बैंड इसमें आपका हो गया है। जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यहां पे जो आपको याद रखना है वो एक रूल्स याद रखना है। वो रूल्स क्या है कि जब भी प्रकाश की किरण रेयर मीडियम टू, जिसको हम कहते हैं विरल माध्यम से डेंसर मीडियम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। यहां पे भी यही हुआ, ये जाना इधर था इसने, लेकिन ये रेयर से आई, वायु से आई डेंसर में, तो ये क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। और अब यहां पे क्या है, ये फिर से आपाती किरण का काम करे, इंसिडेंट रे का काम करे, लेकिन जैसे अब ये डेंसर टू रेयर जाएगी, अब ये लंब से दूर हट जाती है। तो दो रूल हैं आपके। जब भी पहला रूल अगर आप लिखें कि प्रकाश की किरण कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो उस केस में क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
कि जब भी प्रकाश की किरण रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगी वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसका उल्टा कि जब भी प्रकाश की किरण क्या होगा, डेंसर मीडियम टू कहां जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी, तो क्या हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या परपेंडिकुलर भी कह देते हैं इसको। तो यहां पे आप देखोगे ये पहला रूल यहां पे लग रहा है कि ये जो प्रकाश की किरण आपकी आ रही है इसको आप नाम दे सकते हो ए बी। तो ये प्रकाश की किरण रेयर टू डेंसर मीडियम में जब आई तो ये नॉर्मल लंब की तरफ मुड़ जाती है। अब यहां से आप इसको नाम दे सकते हो कि बी सी। अब ये ये इंसिडेंट रे का ही काम कर रही है जो कांच के ग्लास मीडियम से एयर वायु में रेयर मीडियम में जा रही है। तो जैसे ही ये ग्लास से एयर में जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये जो आपका नॉर्मल है एम डैश इससे ये दूर हट जाती है। तो जैसे इमर्जेंट रे आपकी निकलेगी ये समानांतर होगी, पैरेलल होगी जो आपकी ए डैश है। जो पाथ था आपका, जो रास्ता था, अगर ये इसमें प्रकाश की किरण अगर ना मुड़ती, ये रास्ता हमने दिखाया कि अगर प्रकाश की किरण ना मुड़ती, लेकिन यहां पे जैसे ही माध्यम बदल रहा है आपका, विरल से सघन जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो इसमें प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है। रेयर टू डेंसर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है, और डेंसर टू रेयर जाएगी अवे द नॉर्मल मुड़ जाती है। तो ये रूल्स लगा होता है इसमें। तो आपकी किताब में, एनसीईआरटी की किताब में, ये जो आयताकार पट्टिका हिंदी में कहते हैं इसको, रेक्टेंगुलर स्लैब का जब आप डायग्राम पढ़ोगे तो इसको जब ध्यान से पढ़ोगे इसमें सारा यही कंसेप्ट है कि इंसिडेंट रे आपाती किरण की जो प्रकाश की किरण आ रही है, जैसी वो स्लैब में से गुजरती है तो कांच से वो वायु से वो कांच में जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन जब वो प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आप अगर दो पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो आपको ये आयताकार पट्टिका का प्रकाश का परिवर्तन आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी में एक पूछा जाता है आपसे, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आपका होता है साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो ये रेशो है, साइन एंगल लेते हैं हम आई का। आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम साइन वैल्यू लें उसकी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी हम क्या लें, साइन वैल्यू लें, तो ये रेशो है साइन आई अपॉन साइन आर। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, दोनों का जो रेशो है, दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होती है, कांस्टेंट के बराबर होती है। तो ये स्नेल्स ने ये लॉज दिया था, इस वजह से इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या है कि रेशो है किसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लोगे, और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेशो बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका हम साइन वैल्यू लेंगे, और जो रिफ्रैक्शन है आपका उसका भी हम साइन वैल्यू लेंगे। दोनों के बीच की जो रेशो है, अनुपात है जो, उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब आता है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कहते हैं हम अपवर्तन अंक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो अभी हमने देखा कि जब भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्यों होता है, तो ये इस वजह से होता है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी जो चाल है, स्पीड है, जो आपकी जो लाइट की स्पीड ऑफ लाइट, वो बदलाव आ जाता है, उसमें चेंज आ जाता है। कहीं पे तो आप देखोगे, जैसे ही इमेजिन करो कि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो वो सघन से विरल में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जब वो
रेयर टू डेंसर जाएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो जब वो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जैसे अभी हमने आयताकार स्लैब के बारे में हमने देखा था, वही डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें कि ये प्रकाश की किरण है, ये यहाँ पे हमने अभिलंब गिराया, ये जाना इसने यहाँ इसी पथ से था, लेकिन ये पहले क्या हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां पे आई, और उसके बाद क्या है, फिर से यहां पे अभिलंब गिराया हमने, और फिर क्या होगी, ये पैरेलल आपकी यहां पे निकल गई। तो यहां पे दो अभिलंब है आपके, एक mm डैश, दूसरा n डैश। ये प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। यहाँ पे जो माध्यम है वो आप देखोगे वो एयर है, यहाँ पे जो माध्यम है वो क्या है, ग्लास है, फिर से यहाँ पे क्या है, एयर है। तो हम यहाँ पे बात करना क्या चाह रहे हैं कि आपके पास दो मीडियम है, दो माध्यम है, एक माध्यम एयर है, दूसरा ग्लास है। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे प्रकाश की किरण उसकी स्पीड एयर में और प्रकाश की किरण उसकी स्पीड ग्लास में। तो हम मानते हैं कि जब प्रकाश की किरण मीडियम वन में जा रही है, मीडियम वन, तो उसकी स्पीड क्या है, v1। जब प्रकाश की किरण मीडियम टू में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, v2। अब हम क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, तो ये किसके बराबर होगा। अब ये हम कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, और ये आ जाएगा आपका R21। तो ये R21 क्या है, R क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 2 क्या बता रहा है, ये दूसरे माध्यम के लिए लिया है कि स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जो इसका ये पहला लेटर 2 आएगा, ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम की नीचे आएगी, यानी जो इसका पहला लेटर है वो इंडिकेट करता है वो नीचे वाला लेंगे हम, और जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा ऊपर वाला। तो यहां पे अगर आप कंपेयर करें, हम स्पीड देख रहे हैं अलग अलग मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4, जितने भी माध्यम है आपके उन सभी में प्रकाश की चाल देख रहे हैं हम। तो प्रकाश की चाल पहले माध्यम में, प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में। तो प्रकाश की चाल पहले माध्यम में किसके लिए लिया हमने, एयर के लिए लिया, और प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में किसके लिए लिया, ग्लास के लिए लिया। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर हम रखें तो ये फार्मूला आपका आया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जब हम ये R लिखेंगे, R क्या लिखेंगे कि R के लिए हम लिखेंगे यहां पे G और A की स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां पे हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले मीडियम को हम पहला माध्यम मान लेते हैं, मीडियम 1 इसको दूसरा माध्यम मान लेते हैं। तो हम प्रकाश, ये अपवर्तनांक जो निकाल रहे हैं प्रकाश का, ये किसके बराबर होगा कि दूसरे माध्यम विद रिस्पेक्ट टू पहले माध्यम। तो यहां पे अगर आप देखें इसी तरह से, ये तो हमने कब लिया जो एयर टू कहां जा रही है, ग्लास, अब वो कहां जाएगी, ग्लास टू एयर। तो ग्लास टू एयर जब जाएगी, ये पहला मीडियम था आपका, ये दूसरा मीडियम था, फिर से क्या पहला। तो पहले से जब दूसरे में गई तो ये दूसरा विद रिस्पेक्ट टू पहला। अब क्या लेंगे हम, कहां जा रही है प्रकाश की चाल, पहले मीडियम में जा रही है। तो अब ये पहला लेटर हमेशा नीचे आएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहां पे आप देख सकते हो जब मैंने लिखा R12, R रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका,
पहले मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू टू। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये पहला लेटर एक जो आपका यहां पे आया वो हमेशा नीचे आएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और जो दूसरा लेटर है वो ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहां पे जब वो पहला केस था, जब वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, ये निकाला हमने, फिर वो दूसरे से पहले में गया, तो ये आपका R12 है। तो यहां पे ये फार्मूला आपने रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकालना है वो एक रेशो है स्पीड ऑफ लाइट की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो जब हम पहला केस जो अभी हमने लिया था एयर और ग्लास का, तो जब भी आप एयर और ग्लास का केस लेते हो या किसी भी माध्यम का विद रिस्पेक्ट टू एयर लोगे, तो आपके पास आ गया कि जैसे यही केस हमने लिया, पहला केस हम ले लेते हैं इसी में, तो आपके पास पहला जो मीडियम है वो क्या है आपका एयर, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और दूसरा क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एनी मीडियम। तो यहां पे जो आपका आर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि हम क्या करते हैं एयर के विद रिस्पेक्ट दूसरी स्पीड, पहला मीडियम हमने एयर फिक्स कर दिया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर के विद रिस्पेक्ट हम क्या है मीडियम चेंज कर रहे हैं, एयर से वो आपकी वाटर में जा रही है, एयर से वो किस में जा रही है आपके ग्लास में जा रही है, एयर से किस में जा रही है वो किसी लिक्विड में जा रही है, एयर से किस में जा रही है वो किसी गैस में जा रही है, एयर से किस में जा रही है वो जैसे डायमंड में जा रही है। तो हमने क्या किया फिक्स कर दिया, पहला मीडियम हमने फिक्स क्या कर दिया एयर, और उसके विद रिस्पेक्ट हमने क्या लिया दूसरा मीडियम हमने यहां पे लिया। तो हम यहां पे क्या लेंगे, हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इसको हम क्या कहते हैं c, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इसको हम मानेंगे v। तो हमारे पास जो आ जाएगा r किसके बराबर आ जाएगा c/v, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये फिक्स है कि हम एक मीडियम तो कौन सा लेंगे एयर लेंगे, उसके विद रिस्पेक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, वो आपका वाटर भी हो सकता है, वो आपका कनाडा बाल्सम भी हो सकता है, वो आपका ग्लास भी हो सकता है, वो आपका डायमंड भी हो सकता है। तो इस विद रिस्पेक्ट में हम जो डाटा निकालते हैं उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रकाश का अपवर्तनांक। तो जब ये आप प्रकाश का अपवर्तनांक निकालोगे तो आपके पास एक सारणी आएगी, एक टेबल आएगी, जो कि आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो सारणी दी गई है। वहां पे अलग अलग मीडियम में अलग अलग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। इसमें से जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है 3-4 का एग्जाम्पल मैं आपको यहां दे देता हूं, जो ज्यादातर पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो आपको जरूरी याद करना है, कोशिश करनी है सारी की सारी टेबल याद करने की। अगर सारी टेबल याद नहीं होती तो ये 4 में एग्जाम्पल आपको देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एयर, सेकंड आपका क्या है वाटर, थर्ड आपका क्या है ग्लास, और फोर्थ आपका क्या है डायमंड। तो इनके आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है आपको वो याद करनी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका एयर है वो आपका आ जाएगा 1.003, ये आपका 1.33 है, डायमंड का है आपका 2.42 और ग्लास का अप्रोक्सीमेट आपको 1.52। तो ये जो डाटा आपको याद करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में 1.003 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर के अंदर पानी के अंदर होता है 1.33, बर्फ में 1.32 होता है, इसमें 1.33 होता है, और जो ग्लास में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है आपका 1.52, और डायमंड में क्या होता है 2.42। तो यहां पे अगर आप देखें ये जो डाटा है, यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि रेयर मीडियम हम किसको कह रहे हैं, डेंसर मीडियम किसको कह रहे हैं। तो जब आप इन दो चीजों को आपस में कंपेयर करोगे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखें कि आपके पास ये ग्लास है और इसमें क्या है, ये पानी है, ये आपका क्या आ गया पानी, और ऊपर आपका ग्लास खाली है, यहां पे क्या आ गई एयर। तो अगर आप देखिए दो केस हैं, अगर प्रकाश की किरण देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही
तो मीडियम क्या हो गया आपका, वाटर से कहां जा रही है, एयर में। और वाटर की अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखें 1.33, ये 1.03, तो ये तो आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये आपका क्या है, रेयर मीडियम है। तो जब भी प्रकाश की किरण डेंसर टू रेयर जाएगी तो उस केस में क्या होगा, वो आपके जैसे ये प्रकाश की किरण यहां थी, तो ये क्या होगा, ये जो नॉर्मल था इससे हट जाएगी। इस वजह से देखो आपको पेंसिल है जो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे आप देखोगे वो सीधी नहीं दिखाई दे रही, आपको बैंड क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है वो अपने पथ से विचलित होगी, और उसका विचलित होने का रीजन क्या है कि जब वो रेयर टू डेंसर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, और जब वो डेंसर टू रेयर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो आपकी हो जाती है। तो ये डाटा आपको बताएगा कि कौन सा आपका रेयर मीडियम है, कौन सा आपका डेंसर मीडियम है। जैसे भी हमने रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए देखा था, रेक्टेंगुलर स्लैब में आपका क्या था कि ये प्रकाश की किरण आपकी जा रही थी, तो आपने देखा था कि ये कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, और कहां जा रही है, ग्लास में। तो एयर और ग्लास को अगर आप कंपेयर करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू में डिफरेंस है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इस वजह से ग्लास क्या था, डेंसर मीडियम था, और एयर क्या था आपका, रेयर मीडियम था। और जब भी रेयर टू डेंसर, देखो ऊपर से नीचे जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो क्या होगी, जो नॉर्मल होगा उसकी तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और जब आपकी डेंसर टू रेयर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मली आपकी हो जाती है। तो यहां पे जो आज हमने टॉपिक पढ़े, पहला टॉपिक हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, फिर से मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब भी प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में गमन करती है वो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन अगर वो पारदर्शी माध्यम आपका एक साइड आपका कोई एक मीडियम है जैसे वायु है, और दूसरी साइड वो कांच हो गया, लेंस का जो काम कर रहा है, जब भी वो एक मीडियम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण, तो अपने पथ से, अपने रास्ते से वो क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी, बैंड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी या डेंसर टू रेयर जाएगी, कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, विरल से सघन या सघन से विरल में जाएगी, वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फिर हमने रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में पढ़ा। रेक्टेंगुलर स्लैब में हमने देखा कि रे ऑफ लाइट क्या है, वो कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, और किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का आपका कम होता है, लेस होता है, किससे, ग्लास से। इस वजह से रेयर टू डेंसर जब हो जाएगी वो पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल लंब की तरफ मुड़ जाती है, फिर वही प्रकाश की किरण अब क्या है, आपतित किरण का इंसिडेंट रे का काम कर रही है, वो कांच से कहां जा रही है, एयर में जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। तो जब भी डेंसर टू रेयर जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इस वजह से वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ा। स्नेल्स लॉ में क्या था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि अगर हम वैल्यू लेते हैं, साइन एंगल लेते हैं किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, उसकी रेशो लेते हैं साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव जो आपका रिफ्रैक्शन है, तो उन दोनों की जो वैल्यू आएगी, उनका जो अनुपात आएगा, रेशो आएगी, वो क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं स्नेल्स कांस्टेंट या स्नेल्स लॉ। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या था कि प्रकाश की चाल देखते हैं हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं, उनकी रेशो लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो हम पहला जो मीडियम है वो फिक्स रखते हैं, ए रखते हैं, और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम दूसरे मीडियम को चेंज करते जाते हैं, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक टेबल आती है, ये टेबल आपको याद करनी है, जो आपकी एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है वहां पे ये टेबल दी गई है। तो वहां से हमने ये थोड़ा सा डाटा पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1.003, जो आपका आइस होती है उसका 1.32 होता है, जो वाटर है उसको 1.33 होता है, जो आपका क्राउन ग्लास होता है उसको 1.52 होता है, डायमंड का 2.42 होता है। तो यहां से आपका पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अप्रतनांक की, जैसे हीरे का अप्रतनांक कितना होता है, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 होता है। तो ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी से हमें पता चलता है कि जो प्रकाश की किरण है उसकी स्पीड कम होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ज्यादा होगी। अगर प्रकाश की किरण रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी, डेंसर में पार्टिकल नजदीक है, तो वहां पे उसकी स्पीड है जो कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और जैसे डेंसर टू रेयर जाएगी, इट मीन स्पेस है, वहां पे पार्टिकल दूर है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब भी रेयर टू डेंसर आई तो स्पीड ऑफ लाइट वहां पे
कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी स्पीड ऑफ लाइट है जो बढ़ जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हमें बताता है कि कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। और आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, जब भी प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी वो बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। और जब भी प्रकाश की किरण डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर, अविलंब से वो दूर हट जाती है। तो आगे लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेंस से किस तरह प्रतिबिंब बनते हैं वो सारा जो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।